Hello, welcome to AT Success Mantra. It's very encouraging for us to know हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं और हमारा पर्पस यही था वीडियोस बनाने का। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, उन टॉपिक्स की जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं जिन टॉपिक्स है फिजिक्स में, उनकी बात करने वाले हैं आज हम। तो देखिए आपके सामने कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, हमने उन टॉपिक्स को लिखा हुआ है जो कि बहुत चांसेस है जिन टॉपिक से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे सामने सबसे पहले कैपेसिटर आता है, पहले यूनिट से कैपेसिटर न्यूमेरिकल आते हैं। उसके अलावा सेकंड यूनिट से आता है किरचॉफ्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स न्यूमेरिकल आते हैं। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर जब आता है तो साथ में 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है। जब हमने बात की थी पुराने वीडियो में आप पहले डिवाइस तैयार कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो उसमें ये हम मान के चल रहे थे कि पोटेंशियोमीटर में आप न्यूमेरिकल भी साथ में प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज डिवाइस की अगर बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल उसमें इंक्लूडेड है। तो एक क्वेश्चन आता है जरूर है, प्रिंसिपल वर्किंग के साथ न्यूमेरिकल भी आ सकता है साथ में। एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत डर जाते हैं कि एलसीआर सर्किट कैसे करेंगे, क्योंकि शायद एसी का कॉन्सेप्ट समझ में ज्यादा नहीं आता इस वजह से, जबकि एलसीआर सर्किट न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। सिमिलरली जनरेटर डिवाइस है, इस पे न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकता है, ट्रांसफार्मर पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। ऑप्टिक्स में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिसमें न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन न्यूमेरिकल आएंगे। हम इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी आप फर्दर वीडियो में। ड्यूअल नेचर एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि 4 नंबर, मैंने पहले बताया था आपको 4 नंबर आएंगे, 4 नंबर का पेपर आएगा और उसमें से आपको न्यूमेरिकल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सिमिलरली विद एटम्स एंड न्यूक्लियाई। आज की क्लास का मकसद हमारे पास ये है कि हम इनमें से टॉपिक्स देखते हैं कि न्यूमेरिकल जो आएंगे, न्यूमेरिकल तो एक बहुत बड़ा शब्द है, न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है। हम आज बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में, उस टाइप के बारे में, कौन किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर में न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जो एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये 100 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। जब ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी इन दिस कैपेसिटर, स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। यू कैन यूज द फॉर्मूला U इक्वल टू हाफ CV²। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर 3 फॉर्मूले हैं, इसके 2 और फॉर्मूले हैं, कहीं कहीं उसकी जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि U इक्वल टू Q²/2C। आपने आसानी से निकाल लिया, बट इसमें दूसरा पार्ट आएगा। क्या दूसरा पार्ट आएगा? जिसमें कि आपको ये बताना होगा कि अगर एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई, फिर हमने क्या किया, यहां से इस बैटरी को रिमूव कर दिया। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अटेंशन दीजिए। यहाँ पे अगर इस बैटरी को रिमूव कर दिया और एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया हमने जो कि 200 माइक्रोफैरेड का है, तब क्या होगा? तो कीप इन माइंड ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका था 100 वोल्ट बैटरी से, मतलब कि इसमें कुछ चार्ज स्टोर हो गया होगा। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, नाउ दिस कैपेसिटर विल चार्ज दिस कैपेसिटर व्हिच इज अनचार्ज। जो पहले अनचार्ज था उसको लाकर हमने यहाँ पे लगा दिया। और क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आता है जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वो यही आता है कि आप बताइए कि अब एनर्जी क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो मकसद है समझना कि क्या करेंगे। नाउ थिंक व्हाट हैपेंस, ये कैपेसिटर इसको चार्ज करता रहेगा तब तक जब तक दोनों का वोल्टेज V ना हो जाए, क्योंकि ये पैरेलल लगा है तो इसका वोल्टेज V और इसका वोल्टेज V मान लेते हैं, तब तक चार्ज कर रहे हैं जब तक वोल्टेज कैपिटल V हो गया। तो हमें निकालना है एनर्जी, उसके लिए हमें चाहिए कैपिटल V। कैपिटल V कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान दीजिए। कैपिटल V निकालने के लिए सिंपल क्या कर सकते हैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच वी विल यूज। नाउ इसके बाद टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, आई विल एडवाइज यू just pause the video for a few seconds and think what is the formula for charge when you will talking about capacitor. I think आपको याद आ रहा होगा, अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छा है। क्या है, अगर चार्ज निकालने जा रहे हैं तो फॉर्मूला होता है C into V. Now I am talking about total charge. Now there are 2 capacitors. If I talk about this as a C1 capacitor, this as C2 capacitor, I can say C1V1 प्लस C2V2। नाउ टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, दिस विल बी V फॉर यू। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज, आई रोट इट लाइक दिस, यू कैन पुट द वैल्यूज एंड यू कैन फाइंड V। नाउ द क्वेश्चन अगेन, व्हाट विल बी द एनर्जी, व्हाट विल बी द
the energy for the whole combination? Now think, what will be the energy for whole combination? सोचिए और आप आंसर दे सकते हैं कैसे निकल सकता है इस पूरी कॉम्बिनेशन की एनर्जी. सो आई थिंक अगर मैं ऐसा लिखूं, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, हाफ C1 into V square plus half C2 into V square. Interesting thing is, see, this is V not V1. Why? Because अब दोनों कहाँ पहुंच गए हैं? V वोल्टेज पे पहुंच गए हैं. मतलब कि अब जब एनर्जी आएगी, इसको U डैश में बोल दूं, तो जो U डैश होगा वो होगा हाफ C1 V square plus half C2 V square. So this is the new energy of the combination, and you will be up. This is very interesting to know कि यहाँ पर इसके पास एनर्जी आई थी, फॉर एग्जाम्पल 5 जूल, और फिर जब मैंने इसमें कैपेसिटर ऐड कर दिया तो क्या होगा, जो एनर्जी बचेगी वो हाफ बचेगी, मतलब 2.5 जूल बचेगी. आप सॉल्व करके देखोगे तो अगर सेम कैपेसिटर लगा हुआ है, सेम रेटिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन इज एनर्जी गई कहाँ. अगर इसके पास 5 जूल एनर्जी थी, जैसे मैंने कैपेसिटर ऐड किया तो एनर्जी गई कहाँ, बिकॉज ये यहाँ से इसको चार्ज कर रहा था, उस दौरान इसमें करंट फ्लो हो रही थी और देयर आर लॉसेस, और एनर्जी लॉस हो गई. मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द न्यू एनर्जी, यू विल फाइंड इट, एंड द थर्ड पार्ट वुड बी फाइंड द चेंज इन एनर्जी, कितना चेंज हुआ एनर्जी में. तो हाउ विल यू फाइंड इट, एज आई डिस्कस अर्लियर, u was half c1 into v square, v1 square, and then u dash is this, and you can find the change. This will be the change in the energy of the combination which you are seeing here, and this is a numerical which is repeated most of the time. The value will be changed but the concept will remain same. कोशिश करिए कॉन्सेप्ट सेम रहेगा तो किस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है थोड़ा टाइम लेके इसको देख लो, आप उसको नोट कर जाओ कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आया हुआ है. आपके बुक में भी सॉल्व है, बट ट्राई टू थिंक कि क्या निकालना है. सबसे पहले v निकालना है, v निकालने के बाद हम जब v मिल गया फिर हम u डैश निकालेंगे, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, बट कीप इन माइंड दैट वी विल कीप voltage as v because they both are at v voltage. This is one time numerical which you will get, and if you put few minutes in this, पक्का सही होगा numerical आपका. Now और क्या numerical आ सकता है इसके ऊपर वो सोचिए. The other part which comes in paper वो बात करता है कि अगर कोई कैपेसिटर है और वहां पे एक बैटरी लगी हुई है, now what happens, you have to think कि अगर इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और फिर चेंजेस किए जाए इस कैपेसिटर में. फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में मैंने क्या किया, बैटरी कनेक्ट की, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद मैंने इसमें चेंजेस किए. फॉर एग्जांपल अभी हम जो कैपेसिटर ले लेते हैं सेम ले लेते हैं, क्या चेंजेस किए मैंने क्या किया, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है उसको d/2 कर दिया. सो क्वेश्चन इज कि अब क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैपेसिटेंस में, वोल्टेज में, चार्ज में. सो देयर आर 2 केसेस फॉर सच न्यूमेरिकल्स, सो पे अटेंशन. कौन से 2 केसेस हो सकते हैं, देखिए. केस 1 हो सकता है व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड. व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड मतलब हमने पहले उसको चार्ज किया फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया. जब भी ऐसा केस होता है व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, यू हैव टू जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कर लो, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज सेम रहेगा. नाउ न्यूमेरिकल कुछ भी पूछे, वो वैल्यू पूछे, वो तुमसे ये पूछ लें कि आप ये फाइंड करो कि conceptual question, what will be the new charge in terms of k and everything else. So what you have to do, you just have to keep in mind ये क्यों था, वो चेंज नहीं होगा अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करती तो. अगर मैंने कहा डिस्टेंस को आधा कर दिया है तो सोचो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट a/d. डिस्टेंस को आधा किया तो ये हो गया d/2, मतलब 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, c इज इक्वल टू जो c डैश आया वो हो गया 2c, मतलब ट्वाइस हो गया नया कैपेसिटेंस. ये एक स्पेशल केस में लेके बात कर रहा हूँ जहाँ d/2 की बात हो रही है. कोई और भी केस हो सकता है, कुछ भी बोल दिया जाए, प्लेट डिस्टेंस बढ़ा दी गई, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, कोई भी बात की जाए, आपको दिमाग में क्या रखना है कि चार्ज विल रिमेन सेम, एंड देन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वेदर इट दे आर टॉकिंग अबाउट कि डिस्टेंस चेंज कर दिया जाए या टॉकिंग अबाउट कि के इंट्रोड्यूस कर दिया जाए,
डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यू थिंक अबाउट अदर कॉन्सेप्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज एंड एवरीथिंग एल्स। 3-4 न्यूमेरिकल हर बुक में आपके पास होंगे, आप जो भी रेफरेंस आप यूज कर रहे हो उससे इस टाइप के स्पेसिफिक जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए कि अगर बैटरी रिमूव करेंगे तो क्या होगा और बैटरी कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। दूसरे केस की बात कर लेते हैं। दिस इज द हाइलाइटेड द थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, चार्ज विल रिमेन सेम इन केस ऑफ व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, और बाकी सब चीजें हैं वो चेंज होंगी, किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगी, जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया होगा। केस 2 इज व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड या फिर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी अभी हटाया नहीं हमने और फिर हमने चेंजेस किए कैपेसिटर में, नाउ द केस बिकम्स इंटरेस्टिंग। इस बार जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगेन अ थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, द वोल्टेज रिमेन्स सेम। सो दिस हैज टू बी क्लियर कि वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा जब भी ऐसा केस होगा जब बैटरी इज कनेक्टेड। फिर से वही बात कि चार्ज क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, थिंक अबाउट द केस वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कि डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट हम लोग डायरेक्टली इंड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सोच सकते हैं। बहुत लिमिटेड केसेस हैं, जैसे डायरेक्टली इंड्यूस किया, डिस्टेंस चेंज किया, तो इसके 4 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो, 4 टाइप के, कीप इन माइंड 4 टाइप के इस तरह न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिए और उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नाउ आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, और आपके पास टाइम है, आप उस टाइम सोचते हुए क्वेश्चन को क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए क्या, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका रेटिंग है 1 माइक्रोफैराड, दूसरा कैपेसिटर से पैरेलल लगा है जिसका रेटिंग है 1 माइक्रोफैराड, और एक बैटरी लगी हुई है और बैटरी है 6 वोल्ट की। अगर मैं यहाँ एक स्विच लगा दूं S1 और फिर क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, कुछ देर के लिए स्विच को क्लोज किया और फिर स्विच ओपन कर दिया, तो क्वेश्चन है कि चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा इन कैपेसिटर्स में। The question is written here and we will discuss it after some time. Now we are moving to other topics. कैपेसिटर के बाद अगर कैपेसिटर हमने पढ़ लिया, ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए, एक और टॉपिक और बच रहा है इस कैपेसिटर में, वो है कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स। 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, 2 कैपेसिटर दिए हैं, एक सीरीज लगा है, एक पैरेलल लगा है, आपको सॉल्व करना है कि टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, सामने वोल्टेज दे देंगे, बताइए टोटल करंट कितनी होगी, टोटल वोल्टेज कितना होगा। तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने 10th में ठीक से पढ़ा है तो आपको आइडिया है कि रजिस्टर के लिए क्या करते हैं, तो कैपेसिटर भी आपने पढ़ा होगा तो रजिस्टर का जस्ट उल्टा होता है, लाइक इन सीरीज द फॉर्मूला जो सीरीज रजिस्टर में लगता है यहाँ उल्टा होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, जबकि 2 कैपेसिटर पैरेलल लगे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 + C2। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। एडवाइस ये है, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जो इसमें दिए हुए हैं, कुछ कंपटीशन के बेसिस के लिए दिए हुए हैं, जिसमें बहुत सारा डिफिकल्ट सिचुएशन बना हुआ है, कैपेसिटर लगा है 10-15 कैपेसिटर लगे हुए हैं, बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो उसको अवॉइड करो आप, क्योंकि इतना डिफिकल्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो नहीं आएगा। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन जो आएगा वो सिंपल होगा, आप सॉल्व कर सकते हो उसको। तो ये 3 टॉपिक है जो कैपेसिटर्स आएंगे। अगर आप आज अभी बैठ जाओ 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 टॉपिक तैयार हो जाएंगे, और उम्मीद करके चलो कि पक्का ही 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिल रहा है कैपेसिटर के ऊपर। अब क्या आ सकता है वो डिपेंड करता है, इनमें जितने केसेस बताए कुछ भी हो सकता है। कैपेसिटर के बाद हम लोग बात करेंगे बाकी चीजों की, उसमें इन सब की जब बात कर रहे थे मैंने कहा था कि किरचॉफ लॉ क्या है, तो किरचॉफ लॉ एक पूरा सिस्टम है कि कैसे कॉम्बिनेशन 2 लॉज लगाएंगे, वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ, उससे सॉल्व करेंगे। बहुत डिफिकल्ट ये भी नहीं है, एक पैटर्न है जो फॉलो करोगे उससे सॉल्व हो जाएगा। इसमें अगर आपका कमांड हो जाता है तो ये न्यूमेरिकल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाले में कभी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, अगर 2 सेल्स लगे हुए हैं, 3 सेल्स लगे हुए हैं, ऐसे लग गया कि यहाँ पे 2 वोल्ट का सेल लगा है, यहाँ पे एक 5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है और यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, और उन्होंने बोला कि इसमें करंट फाइंड करो या एनीथिंग एल्स, कुछ भी बोल दिया, तो उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर रजिस्टर लगा होता 2 और 1 सेल लगा होता तब तो दिक्कत नहीं थी, छोटी सी बात थी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आ गया तो देयर इज टेक्निक फॉर इट।
कि पैरेलल में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे दो सेल, अगर दो सेल सीरीज में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिस यू हैव टू सी एंड वी विल डिस्कस इट लेटर। नाउ पोटेंशियोमीटर पे जितने भी न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, जितने आपके पास हैं, सबको पढ़ लो, रीड एटलीस्ट करो कि किस टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है। वंस यू रीड द न्यूमेरिकल आपको आइडिया लगेगा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी मैंने सोचा ही नहीं से पहले, अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल। तो इसमें पोटेंशियोमीटर पे टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा न्यूमेरिकल केस में। एलसीआर सर्किट, इफ आई टॉक अबाउट एलसीआर सर्किट, इसका न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है। क्या है एलसीआर सर्किट में, क्या आता है, ये है एक इंडक्टर, साथ में लगा हुआ है एक कैपेसिटर एंड एक रेजिस्टर, एंड एक एसी सोर्स आगे जुड़ा हुआ है, एल सी एंड आर। क्वेश्चन क्या आएगा, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच कैन कम, बट सब में कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है। आप कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है, मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है जो सब में आप अप्लाई कर सकते हो। क्या लग रहा है, अगर आपको फेजर डायग्राम बनाने आता है और आपने इसको फेजर डायग्राम करके निकाला हुआ है कि इसका इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, इसके इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, बहुत सिंपल है, 3 या 4 लाइन में आप देखोगे कर ले जाओगे इसको, इसके इंपीडेंस के फॉर्मूले को। अगर इंपीडेंस का फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है तो इंपीडेंस निकालने आपको आता है, तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि करंट निकालो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इंपीडेंस पता है, आपको 220 वोल्ट पता है, आप करंट निकाल सकते हो। तो आपको इंपीडेंस निकालना आना चाहिए, किसका इंपीडेंस निकालना आना चाहिए, एलसीआर, एलआर, सीआर, सबका डिफरेंट डिफरेंट इंपीडेंस निकालने आना चाहिए। अब बहुत ही छोटी चीज है, अगर आप एसी में एक बार इंपीडेंस निकालने समझ में आ गया तो किसी का भी इंपीडेंस निकाल सकते हो। तो इसमें वो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, करंट निकालो, कुछ क्वेश्चन जो बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उसमें क्वेश्चन एक दो अभी जो मैं देखा, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था 2015 में क्वेश्चन आया था, उसमें देखिए क्या था, उसमें उन्होंने पूछा कि अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है या और इंडक्टर लगा हुआ है और इसमें चेंजेस करें अगर, तो बल्ब एक ग्लो कर रहा है, वो बल्ब में क्या चेंजेस आएंगे, वो क्वेश्चन था 2015। तो दिमाग क्या रखना है कि कैपेसिटर और इंडक्टर में चेंजेस कर रहे हैं तो किस में चेंज होगा, बल्ब में उसके ब्राइटनेस में क्या चेंज आएगा, क्यों चेंज आएगा। तो देखिए, अगर एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC = 1/ωc, एंड इंडक्टर का होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL = ωL। अगर किसी भी हिसाब से कैपेसिटर और इंडक्टर में चेंज किया गया तो उसके रिएक्टेंस में चेंज होगा। रिएक्टेंस को समझ कह सकते हो, जैसे आप रेजिस्टेंस समझते हो, सिमिलरली ये रेजिस्टेंस किसके लिए, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर के रेजिस्टेंस है। अगर मैं कहूं कि L की वैल्यू मैंने कम कर दी तो ऑब्वियसली बात है XL की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट बढ़ेगा, अब करंट बढ़ेगा तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। सिमिलर केस विद कैपेसिटर। नाउ क्या हो सकता है, उन्होंने बोला कि इंडक्टर में एक सॉफ्ट आयरन कोर इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडक्टर कॉइल के अंदर, ऑब्वियसली बात है L बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस फॉर इंडक्टर बढ़ेगा और बढ़ेगा तो करंट कम होगी। ये कॉन्सेप्ट सोच के आप वो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स कर सकते हो बहुत इजी। सो द नीड इज कि आप इसको लेके बैठे हो न्यूमेरिकल लेके, अच्छा इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हो सकते हैं, टॉपिक जिसमें मैंने बताया कि इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आपने तैयार करना शुरू किया, और अगर पॉसिबल हो सके तो सैंपल पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको एक बार 10 ईयर सैंपल पेपर में उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जितने एलसीआर के न्यूमेरिकल्स आए हैं सब पे लेके सॉल्व करना शुरू करो। हो सकता है 4 से 5 कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो डिफरेंट होंगे, अदरवाइज फिर वही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे बार बार। एलसीआर के बाद आते हैं जनरेटर पे, डिवाइस का न्यूमेरिकल है, जनरेटर आपने पढ़ा है तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल जो बेसिकली आता है वो क्या है, देखिए NBA ओमेगा होता है sin ओमेगा टी, दिस इज द वोल्टेज का एक एक्सप्रेशन है फॉर अ जनरेटर। तो प्रॉब्लम जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बोल सकते हैं E नॉट, सो E = E नॉट sin ओमेगा टी। सो जो न्यूमेरिकल आता है वो आपको E नॉट दिया रहेगा, उन्होंने E नॉट की वैल्यू निकालने को बोलेंगे, आपको NBA सब पता रहेगा, ओमेगा पता रहेगा, आप E नॉट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। सो बस ध्यान रखना है कि ये कहां से डिराइव हुआ है, अगर आपने जनरेटर पढ़ा हुआ है तो डिराइव कर सकते हो इजीली, और इतनी मेथड कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं आएगी। नाउ वी विल मूव टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, द न्यूमेरिकल इज अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स, सो N2/N1 is equal to E1/E2 is equal to I1/I2. Keep in mind the current is inversely proportional। यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ E2/E1 बोला और यहाँ पे N2/N1 है तो करंट जो कि I1/I2 होगा। जो न्यूमेरिकल में बेसिक कॉन्सेप्ट जो चेक किया जाता है, जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, आई थिंक आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें तो इनपुट पावर
एंड आउटपुट पावर रिमेन सेम। मतलब अगर मैं कहूं कि E1 into I1 इज इक्वल टू E2 into I2, मतलब दोनों का पावर, ये पावर हो गया प्राइमरी के लिए, ये पावर हो गया सेकेंडरी के लिए, एंड दे आर सेम और दे रिमेन सेम। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एम्पलीफायर एंड अ ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अगर आप आगे पढ़ाई करते हो वहां भी आपको मिलेगा कि ट्रांसफार्मर करता क्या है। तो ट्रांसफार्मर पावर नहीं बढ़ाता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज बढ़ाता है। अगर वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट इन टर्न रिड्यूस होगी, मतलब पावर रिमेन सेम। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं ट्रांसफार्मर पे, अगर इन फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर लो, 3 या 4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, इसमें मेरा कभी गलती नहीं हो सकता। नाउ कमिंग बैक टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जब आते हैं तो ऑप्टिक्स बहुत वाइड है, मैं मानता हूं 14 मार्क्स का है, वाइड तो है, लेकिन न्यूमेरिकल सेक्शन की अगर बात करूं तो वो लिमिटेड है। कुछ पैटर्न जो फॉलो करता है बोर्ड की, उसी से न्यूमेरिकल देगा। जैसे कि एक न्यूमेरिकल जो क्लास 10 वाले फॉर्मूला है उस पे आता है, जैसे कि मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इससे रिलेटेड फॉर्मूला। अगर आपने 10th में ठीक से पढ़ा है किसी ने तो उसको 12th में मुझे लगता है किताब ही चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सिमिलरली न्यूमेरिकल्स आते ही होंगे। बट आई एडवाइज एक बार इस टाइप का न्यूमेरिकल देख लो, हो सकता है साइन में आपको दिक्कत हो कि कहाँ v प्लस लेंगे कहाँ v माइनस लेंगे, एक बार आप पढ़ने बैठेंगे तो रिमाइंड हो जाएगी चीजें। इसमें न्यूमेरिकल आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके 3 नंबर बन गए। इसके अलावा न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकता है, वो न्यूमेरिकल आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला। और पिछले ट्रेंड है 3-4 सालों का कि हर साल एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, और छोटी छोटी वैल्यू चेंज करके, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके क्वेश्चन देते रहते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा होता है TIR वाला। और अब कैसे क्वेश्चन आता है वो समझिए, इसको डिटेल में बात करें कभी और, सिर्फ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक लाइट पड़ती है किसी प्रिज्म पे, पैरेलली परपेंडिकुलर इस पे अगर लाइट पड़ती है तो लाइट ऐसे ही पास हो जाती है, उसके बाद स्पेस पे जाएगी, परपेंडिकुलर है तो बिना डिफ्लेक्ट हुए यहाँ पे चली जाएगी स्ट्रेट, और यहाँ पहुंचेगी लाइट, और यहाँ पहुंचने के बाद 2 केस है। अगर ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अगर वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट बाहर जाने के बजाय अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि ये बताइए कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए कि TIR हो जाए, या फिर इसे क्वेश्चन उल्टा आ सकता है कि TIR हो रहा है एंगल कितना होगा, कुछ भी हो सकता है। या फिर दे दिया उन्होंने एक प्रिज्म एंड बोला कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। अगर आपने TIR कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा, ये जो न्यूमेरिकल्स बोले 3-4 न्यूमेरिकल्स से प्रैक्टिस कर लिए एक प्रिज्म पे, तो ये कॉन्सेप्ट भी निकल जाएगा। इसके बाद माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप को जो न्यूमेरिकल है बहुत वाइड है, वाइड इन द सेंस कि आपको हर कॉन्सेप्ट, जैसे कि एग्जांपल बोला कि अगर आप फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, उस पर एक न्यूमेरिकल आ गया। या फाइंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, उस पर एक न्यूमेरिकल आ गया। मतलब जो आप माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल भी साथ में पढ़ना होगा, बिकॉज 5 नंबर में अगर बोलता हूँ कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से आएगा तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ थ्योरी आएगी। 3 नंबर की थ्योरी जिसमें आपको माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन करना होगा, 2 नंबर की न्यूमेरिकल साथ में इंक्लूडेड रहता है। सो गो विद न्यूमेरिकल, जाके पढ़िए न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़िए माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का, और आप ये पाओगे कि कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं न्यूमेरिकल्स में भी, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड है। अगर आप ठीक से माइक्रोस्कोप पढ़ा हुआ है कि अच्छा FO फॉर्मूला क्या होता है, और उससे कोई भी न्यूमेरिकल आ गया तो आप फॉर्मूले से रिलेट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं बोर्ड्स में, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने बात की थी वो है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे भी न्यूमेरिकल आता है, और इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे YDSC में। तो ये तो पूरी बात होगी ऑप्टिक्स की। इसके बाद आते हैं ये लास्ट के 2 चैप्टर्स, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको 4 नंबर की गारंटी दे सकता है कि हाँ 4 मार्क्स आपके बोर्ड में आ रहे हैं। और अफसोस होता है कुछ बच्चे ऐसे कि जिनको लगता है कि ड्यूअल नेचर इतना टफ है, कैसे करें, इतना कुछ वाइड है, क्या हो, इतने सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, बहुत परेशानी होती है बच्चों को। जबकि अगर थोड़ा शांत दिमाग से बैठ के पढ़ा जाए ड्यूअल नेचर, तो वही ड्यूअल नेचर शायद आप 1 घंटे में 4 मार्क्स आसानी से ला सकते हो, ठीक से बैठ के पढ़ो तो उसको। ठीक, अभी ड्यूअल नेचर की बात करेंगे, आज ड्यूअल नेचर की बात करेंगे, थोड़ा सा और ड्यूअल नेचर की बात करेंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई की पहले बात कर लेते हैं, फिर ड्यूअल नेचर की बात फिर से करेंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जो न्यूमेरिकल होता है वो कैसा न्यूमेरिकल आएगा, तो उसमें न्यूमेरिकल जो होता है वो होता है अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में,
तो जो लाइट निकलेगी उसका वेवलेंथ कितना होगा, उससे एक न्यूमेरिकल आ सकता है। 2-3 फॉर्मूले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन है। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल आएगा किस पार्ट से, वो होगा कि मास डिफेक्ट डेल्टा एम, उससे एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो डेल्टा एम वाले न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए, बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है एटम्स एंड न्यूक्लियस में। हाँ, ये है जो न्यूमेरिकल्स है उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम न्यूमेरिकल्स हैं, और या ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है वहां पे। सो इसलिए जब न्यूमेरिकल्स पढ़े एटम्स न्यूक्लियस की, तो चैप्टर के साथ साथ न्यूमेरिकल भी साथ में खत्म कर लें। हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर की, उसके न्यूमेरिकल्स की। इसके बाद ड्यूअल नेचर की बात करते हैं। तो ड्यूअल नेचर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। सभी मैंने कहा था आपसे, क्या था उसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है मैटर वेव का कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट है। मैटर वेव एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पे न्यूमेरिकल आता है, किस हिसाब से आता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैटर वेव में जो न्यूमेरिकल आएगा उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इस पे न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, दो पार्टिकल्स दे दिए, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, एंड बोला कि फाइंड करो रेशियो ऑफ लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल एंड फोटॉन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, केसेस क्या बन सकते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि आप वेवलेंथ फाइंड करिए, बट रेशियो फाइंड करने के लिए उसमें कुछ फिक्स तो होना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। नाउ इस फॉर्मूले में काइनेटिक दिख नहीं रहा है, मतलब एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 mke। इंटरेस्टिंग थिंग इज ये फॉर्मूला कहां से आया, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप इस बारे में सोचो, हिंट में दे सकता हूं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ke एंड मल्टीप्लाई दिस by m on both sides and think कैसे ये फॉर्मूला आया है, और आ सकता है आसानी से। ये जो फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं, अगर मैं कहूं एक चार्ज है और चार्ज को वोल्टेज दिया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है q into v। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो हो जाएगा 2 into m into e into v। सो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे मैंने कहा कैसे आ सकता है, फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्डा प्रोटॉन and they have same kinetic energy. What you have to do, you have to find alpha particle के लिए lambda and proton के लिए divide करके रेशियो मिल जाएगा, जो भी रेशियो है। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बहुत सिंपली हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो न्यूमेरिकल जहां से आता है, एक और चीज इसमें वो है एक ग्राफ दे दिया लैम्डा एंड 1/√v के बीच में, और बोला बताओ कि दो ग्राफ बने हैं, किसका मान ज्यादा है। थिंक अबाउट इट। अगर मैंने कहा लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 mke और के की जगह मैंने रखा था q into v, इसका मतलब ये हो गया कि इसको y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है पूरी चीज वो स्लोप है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो लाइंस हैं इसके जो स्लोप है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब कि अगर स्लोप ज्यादा तो मास कम, और स्लोप कम तो मास ज्यादा। इसके हिसाब से b का स्लोप कम है तो b विल बी हैवियर देन a। सो ये एक न्यूमेरिकल है जो आ सकता है और सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में न्यूमेरिकल आता है, क्या आता है, तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से। एक लाइट है जो मेटल पे पड़ती है, जब लाइट मेटल पे पड़ती है तो h न्यू एनर्जी मिलती है लाइट की, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ओमेगा प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी w प्लस काइनेटिक एनर्जी, वेयर w इज वर्क फंक्शन। इसमें न्यूमेरिकल आता है तो आपको या तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने को आ सकता है, तो कैसे निकालोगे, h न्यू नॉट प्लस e into v नॉट, वैल्यूज पुट करेंगे न्यूमेरिकल आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है उसकी बात ध्यान से देखिए। अगर इस पूरे को हम लोग e से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा h न्यू अपॉन e इज इक्वल टू h न्यू नॉट अपॉन e प्लस v नॉट, या अगर इसमें v ले लूं तो एक वेरिएबल वैल्यू वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको हम ग्राफ के फॉर्म में दिखा सकते हैं। और जो ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा y इक्वल टू mx माइनस c का फॉर्म, अगर इसको इधर ले जाएं तो एक ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, जिसमें कि आप ये देखोगे जो स्लोप है वो कहां जाएगा, h न्यू अपॉन e माइनस h न्यू नॉट अपॉन e इज इक्वल टू v। सो दिस इज द स्लोप। सो स्लोप वी हैव h अपॉन e एज स्लोप, एंड क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट है तो ये जो पॉइंट है वो इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट यहाँ पे है माइनस में w अपॉन e, क्योंकि इसको हम w लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड इंटरसेप्ट,
फाइंड इंटरसेप्ट एंड फाइंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। और इस पे जो ग्राफ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है वो ये आता है, आया है 2-3 बार। एक यहाँ दे दिया, एक ये दो आपके पास ग्राफ बने हुए हैं, दो लाइंस बनी है ए और बी, और जो ग्राफ बना है वो बना है वी और न्यू के बीच में। वी और न्यू के बीच में ग्राफ बना हुआ है। पूछा ये है कि ये बताओ कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। नाउ सी, ये वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है इसकी बी की एज कंपेयर टू ए से, तो यू कैन सी दैट इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग हो जाता है, जरा सोचना इस बारे में आप, कि अगर पूछा जाए कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कि इसकी, वहां सोचना पड़ेगा। तो थिंक अबाउट इट, किसी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बी की और ए की, ड्रॉ करके ग्राफ या सोचना, और यू विल गेट द आंसर, देन यू विल सी कि हाँ कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन वहां पे हम लोग कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल मैंने बोला था कि कैसे सॉल्व होगा। मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग है, और मुझे उम्मीद है कुछ लोगों ने उसको वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचा होगा कि कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व आप कर लेंगे। मैं केस बताता हूँ इंटरेस्टिंग क्या है इसमें। अगर मैंने एक बार इसको बंद कर दिया स्विच को, नाउ सी, एक बार स्विच बंद हो गया तो ये वाला कैपेसिटर भी चार्ज हो गया, ये वाला भी कैपेसिटर चार्ज हो गया। जैसे ही मैंने स्विच को ओपन किया, हुआ ये कि फॉर दिस कैपेसिटर द केस इज ओपन सर्किट, ड्यू से देयर इज नो करंट फ्लोइंग है, कोई करंट नहीं जा रही, मतलब कि यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला केस हो गया। बट बैटरी अभी भी इसमें कनेक्टेड है, मतलब कि तुम्हें दो तरीके सोचना पड़ेगा कि इसको एज थिंक कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, और इसको सोचना है कि बैटरी इज कनेक्टेड, एंड सॉल्व इट। बेस्ट ऑफ लक, न्यूमेरिकल सॉल्व करो अच्छे से, एंड बाकी जो ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।